साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि अपन आज किसके बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। अपना आज का टॉपिक रहेगा इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के बारे में, यानी कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में, जो कि क्लास 12th के लिए 10th 11th क्लास के लिए बायो के अंदर भी दिया हुआ है। इसके साथ में आपकी जैसे नीट वगैरह की एग्ज़ाम होती है उसके लिए महत्वपूर्ण है। और RAS में और जो भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होती है उसमें इस समय पे जो अधिकतम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, अपन बात करें जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, अपन जैसे साइंस के अंदर पढ़ते हैं, एक तो है जैसे फिजिक्स को पढ़ेंगे, फिजिक्स के साथ में केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के साथ में अपन बायो को पढ़ेंगे और बायो के अंदर अलग अलग है जैसे बॉटनी और जूलॉजी। इसके साथ में एक है इकोलॉजी एनवायरनमेंट और इसके बाद में है टेक्नोलॉजी। अब जैसे अपन बात करें कि जो भी राजस्थान में कंपटीशन की एग्ज़ाम होती है उसमें जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इनका वेटेज तो आजकल कम हो गया बहुत, फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज तो बहुत कम हो गया। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा है एग्जामिनर जो है क्वेश्चन उठाता है इकोलॉजी एनवायरनमेंट से और टेक्नोलॉजी से। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे अपन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को पढ़ते हैं तो वो चीज़ें फिक्स हो गई, जो नोट्स के अंदर है या बुक के अंदर है उन चीज़ों को पढ़ना होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट जो है ये करंट बेस्ड टॉपिक है। अब करंट बेस्ड टॉपिक को अगर अपने को करंट बेस्ड मतलब जो अभी वर्तमान में जो घटनाएं चल रही है उन चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा तो अपन ऐसे क्वेश्चन को हल नहीं कर पाते। इसलिए एग्जामिनर वर्तमान समय में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन सर्वाधिक आते हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी से आते हैं। अब आप कहोगे कि सर टेक्नोलॉजी में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, पहले तो अपन लोग उन पे चर्चा करते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे चर्चा करूँ कि अपन जैसे इकोलॉजी एनवायरनमेंट को यहाँ पढ़ेंगे, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को। अब जैसे अपन बात करें कि सर इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे अपन पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या होता है, शब्द किसने दिया था, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, कब दिया था, ये चीज़ें यहाँ से एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आता है। और HM का पेपर हुआ था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया था कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था। फिर जैसे अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं तो उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पारिस्थितिकी तंत्र की जैविक घटक होते हैं इनमें क्या करता है एग्जामिनर जो है वो एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल्स देता है। जैसे वो लिख देगा कि चूहा है वो किस प्रकार के उपभोक्ता में आता है, शेर किस में आएगा, मोर किस में आएगा, ये क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। बाकी जैसे अपन बात करें कि एक जो अभी कुछ समय पहले स्टेनो का पेपर हुआ था उस पेपर के अंदर एक क्वेश्चन था कि जो प्रोडक्ट होते हैं या उत्पादक जो होते हैं, उत्पादक की उत्पादकता कितने % होती है, उत्पादकता कितने % होती है, एक क्वेश्चन आया था। अब जैसे अपन बात करें कि उत्पादक जो होता है उनकी उत्पादकता तो होती है 1% और जो स्थानांतरण होता है एनर्जी का वो ट्रांसफॉर्मेशन कितने % होता है, 10% होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। फिर जैसे अभी SI का एग्जाम हुआ था, उस SI के एग्जाम में एक शब्द लिखा हुआ था कि हरित मफलर क्या है, तो हरित मफलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद में जैसे और RAS लेवल के जो पेपर होते हैं, बड़ी एग्जाम होती है, उनमें जैसे अपन चर्चा करें कि एक क्वेश्चन आया था कि जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो ध्वनि की तीव्रता का मापन है वो उसके अनुसार कितना है, तो उनके लेवल के बारे में पूछता है। फिर अपन जैसे चर्चा करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है यहाँ पे जैसे एल्बिडो प्रभाव क्या है, यहाँ पे अपन सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं। जिसमें अपन जैसे देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई होती है वो क्या होती है, ऊर्जा का प्रवाह है, संख्या के पिरामिड्स क्या होते हैं, सक्सेशन यानी कि अनुक्रमण क्या होते हैं। फिर जैसे अपन बात करें फूड चेन की, फूड जाल के बारे में बात करें, जैसे खाद्य जाल क्या होती है, खाद्य श्रृंखलाएँ क्या होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं जैसे स्थानिक प्रजातियाँ क्या होती है, पारिस्थितिकी निके क्या है, पारिस्थितिकी दक्षता क्या है, इकोटोन क्या होता है, इकोटोन। ऐसे इकोलॉजी एनवायरनमेंट के जो UPSC के पेपर होते हैं उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं कि वो आपको कथन लिख देगा, फिर कथन के बाद में नीचे कारण लिख देगा और नीचे ऑप्शन लिखेगा कि कारण सही है, कथन सही है, व्याख्या करता है नहीं करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से इस वाले टॉपिक से बेहद कथन और कारण जैसे पूछता है, अच्छे शानदार क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। अपना आज का टॉपिक है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ये मैंने अभी आपको बताया। देखिए, और मैंने आपको बता दिया कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो सर्वाधिक इकोलॉजी एनवायरनमेंट और किससे आते हैं, टेक्नोलॉजी से। चलिए देखते हैं क्या है इकोलॉजी एनवायरनमेंट। पर्यावरण के बारे में तो सब जानते होंगे, क्योंकि जैसे छोटी क्लासों के अंदर अपन ने लिखा होगा पर्यावरण प्रदूषण पर एक निबंध लिखिए, और फिर अपन लिख के आए थे क्या,
पर्यावरण प्रदूषण का लिए पहले प्रस्तावना लिख दिए, पर्यावरण प्रदूषण क्यों होता है, और लास्ट में जब अपन खुद ही लिखते हैं तो लास्ट में ऐसे लगता है कि सारे पॉइंट ये तो पहले ही लिख दिया था अपन ने, उस तरीके से है। देखिए अपन बात करें कि सर पर्यावरण क्या है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, पहले अपन इकोलॉजी को लेते हैं यहाँ पे। अब सीधा क्वेश्चन आपसे मान लो यही पूछ लिया गया कि इकोलॉजी क्या है। मैंने कहा कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र अपन पढ़ रहे हैं, पहले पूछ लिया कि इकोलॉजी क्या है। तो इकोलॉजी का मतलब होता है कि जीव जगत का वायुमंडल में उपस्थित जो भी घटनाएं होती है या वायुमंडल के साथ में अध्ययन करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। अब जैसे देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक जीव को लेता हूँ, कोई भी एक जीव है, और ये जो जीव है इसके चारों ओर क्या उपस्थित है, यहाँ पे वातावरण उपस्थित है। अब अगर मान लो कि अपन कहीं रूम पे रह रहे हैं, अपने पास वाले अपने दोस्त तो बनेंगे ना, अपने उनके साथ में कैसे रिलेशन है, उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो अपन देखिए क्या कर रहे हैं कि एक जीव है, इस जीव का इस वातावरण के साथ में क्या रिलेशन है, यानी कि मैंने प्लस करके लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये जीव है, इस जीव का इस वातावरण के साथ में क्या क्या रिलेशन है, ये इस वातावरण के साथ में जीव के जो रिलेशन है उनका अध्ययन ही क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी कहलाता है। अब आपसे सीधा डेफिनेशन पूछ लें कि सर पारिस्थितिकी क्या है, तो एक जीव का वातावरण के साथ संबंधों का जो भी अध्ययन है वो क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी कहलाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है या पारिस्थितिकी शब्द है, ये शब्द किसने दिया था, बताओ। देखिए कमेंट बॉक्स करके इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में लिखो। और इसकी व्याख्या किसने की थी, पारिस्थितिकी शब्द तो किसने दिया था, पारिस्थितिकी शब्द की व्याख्या किसने की थी, बताओ। देखिए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए पारिस्थितिकी जो शब्द है वो किसने दिया था, रिटर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और पारिस्थितिकी शब्द की व्याख्या किसने की थी, हैकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब सीधा क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द, पारिस्थितिकी शब्द की व्याख्या किसने की, शब्द की व्याख्या तो की थी हैकल ने, पारिस्थितिकी शब्द दिया किसने था, रिटर ने दिया था। अब जैसे क्या करें कि अपन थोड़ा आगे चलें कि पारिस्थितिकी तो अपन ने पढ़ लिया कि पारिस्थितिकी क्या होती है, एक जीव के बारे में बात कर रहा था। अब मैं आपको कहूँ कि एक तो अपना शरीर है, अब मैं कहूँ कि अपनी पूरी बॉडी का एक सिस्टम है जिसमें अलग अलग पार्ट शामिल हो जाएंगे। तो मैं जैसे एक सिस्टम की बात करूँ कि सर पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो क्या होता है, देखिए अपन ने यहाँ पे पारिस्थितिकी में क्या किया था, किसी एक जीव को आधार मान करके उसका वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया था, बिल्कुल सही बात है। अब अपन देख रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो देखो यहाँ पे जीव कैसा है, सजीव है, वातावरण में क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिख लिया सजीव जगत, ये है सजीव जगत, और इस सजीव जगत का वातावरण के साथ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ निर्जीव वस्तुओं के साथ, सजीव और निर्जीव के साथ, सजीव का निर्जीव जो वस्तुएं हैं या वातावरण है यहाँ पे, अब इसके साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाएगा, पूरे जगत को शामिल कर लिया जाए तो अपन उसको क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे। यानी कि सजीव जगत का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। अब जैसे ही अपन पारिस्थितिकी के बारे में पढ़े कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, रिटर ने, व्याख्या की थी हैकल नामक वैज्ञानिक ने। अब मैं कह रहा हूँ कि पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है वो किसने दिया था, उसकी व्याख्या किसने की थी। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है किसने दिया था, बताओ देखिए कमेंट करके, और इसकी व्याख्या किसने की थी। अब ऐसे मत समझना कि ये आपने किसी काम के नहीं है, यहाँ से आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और बड़ी जो एग्जाम होती है, HM के पेपर में आया था कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है इसकी व्याख्या किसने की थी, बताओ। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है ये दिया किसने था, टेंसले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और इसकी जो विस्तृत व्याख्या है 1935 में दिया था। उसके बाद में क्या हुई, इस शब्द की व्याख्या और व्याख्या किसने की थी, ओडम नामक साइंटिस्ट ने की थी। अब सीधा आपसे 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने निकल के आए कि सर पारिस्थितिकी जो है, पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है, एक जीव का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी कहलाएगा। शब्द किसने दिया था, रिटर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। पारिस्थितिकी शब्द की व्याख्या किसने की थी, हैकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये क्या होता है, सजीव जगत का निर्जीव जगत के साथ या वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था, टेंसले ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की व्याख्या किसने की थी, ओडम ने की थी। और ध्यान रखना पारिस्थितिकी का जो जनक है वो किसको माना जाता है, ओडम को माना जाता है। हाँ अगर ध्यान रहे आपको ये पूछ ले कि भारत में पारिस्थितिकी का जनक कौन है, बताओ देखिए क्या इसका आंसर आएगा। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसको माना जाता है या कौन है, तो ध्यान रहे आपको कि भारत में पारिस्थितिकी का जनक कौन है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा।
प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जो है इनको भारत में पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। और आपसे ओवरऑल पूछा जाए कि पारिस्थितिकी का जनक कौन है तो कौन हो जाएगा, ओडम हो जाएगा। ओडम महोदय ने क्या किया था, पारिस्थितिकी तंत्र की विस्तृत व्याख्या की थी। जबकि शब्द किसने दिया था, टेंसले ने दिया था। पारिस्थितिकी है शब्द रिटर ने दिया था, व्याख्या किसने की थी, हैकेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। चलिए आगे देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये होता क्या है। अब जैसे मैं बात करूं कि पारिस्थितिकी तंत्र एक तो बिल्कुल छोटा भी हो सकता है, जैसे अपन बात करें वर्षा की बूंद है। पारिस्थितिकी तंत्र बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे अपन बात करें कि महासागर है। तो चलिए देखो, फिर इसके बाद में अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखिएगा कि पारिस्थितिकी जो है इसके अंदर एक जीव जो है, इस जीव के मिलने से किसका निर्माण होगा, समष्टि का। और समष्टि से किसका निर्माण हो जाएगा, समुदाय का। और समुदाय से पारिस्थितिकी का निर्माण होगा, समुदाय से पारिस्थितिकी। ये हो गया अपने पास में जीव है, जैसे कोशिका, कोशिका से अंग, अंग उत्तक, अंग तंत्र, इस तरह से फिर क्या हो जाएगा, तंत्र से जीव, जीव से समष्टि, समष्टि समुदाय, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र, फिर ग्रह, उपग्रह, निहारिकाएं, तारे, ब्रह्मांड, वो बनते रहेंगे। उसको छोड़ो, वो अपने काम का नहीं है। अपने को 4 चीज़ों को यहाँ ध्यान रखना है, जीव, समष्टि, समुदाय और इसके साथ में क्या है, पारिस्थितिकी। एक बार देखना सही दिख रहा है क्या इस पर लिखा हुआ। अब जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, सही है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, जीव से हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि पारिस्थितिकी जो है इसकी मूलभूत इकाई क्या है, पारिस्थितिकी की मूलभूत इकाई क्या हो जाएगी, जीव हो जाएगा। क्योंकि जीव से उत्पत्ति हुई, जीव से किसका निर्माण हुआ, समष्टि का। समष्टि से समुदाय बना और समुदाय से क्या बन गया, एक पारिस्थितिकी बन गया। और इससे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो जाएगा। देखो, जीव तो क्या है, पारिस्थितिकी की मूलभूत इकाई है। पारिस्थितिकी की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है, जीव। समष्टि का मतलब क्या होता है, समष्टि से तात्पर्य है कि एक प्रकार के या किसी एक स्थान विशेष पर एक ही प्रकार के जीवों का पाया जाना क्या कहलाता है, समष्टि। एक ही प्रकार के जीव, एक प्रकार के जीव किस में आ जाएंगे, ये समष्टि के अंदर। अपन बात करें समुदाय में, तो समुदाय में क्या है, अनेक प्रकार के जीव, अनेक प्रकार के जीव। अगर पारिस्थितिकी की मूलभूत इकाई आपसे पूछे तो वो क्या हो जाएगी, जीव हो जाएगी। एक ही प्रकार के जीव है तो समष्टि, अनेक प्रकार के जीवों का समूह है तो समुदाय, और फिर इन सब के मिलने से जिसका निर्माण होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे अपन आगे चले कि आपको मैंने अभी करवाया, देखिए पहले वाली स्लाइड पे अपन क्या पढ़े थे, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, होता क्या है, इन सब चीज़ों का मतलब जान लिए थे। नेक्स्ट स्लाइड पे जैसे चले अपन ने, देखो पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसकी मूलभूत इकाई क्या होती है, जीव होती है। और एक ही प्रकार के जीवों का जो समूह है वो क्या कहलाएगा, समष्टि। अनेक प्रकार के जीवों का समूह क्या कहलाएगा, समुदाय। और इन सब के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। चलिए देखिए आगे, पारिस्थितिकी तंत्र जो है, मैंने आपको बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र एक तो बहुत छोटा भी हो सकता है। अब आप कहोगे कि सारे छोटा कैसे, जैसे वर्षा की बूंद है, हो जाएगी बिल्कुल छोटी सी बूंद है, पानी की बूंद है। अब जैसे मैं बात करूं कि जो महासागर होते हैं उनका पारिस्थितिकी तंत्र बहुत बड़ा होता है, तो सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र वर्षा की बूंद का, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो किसका होता है, महासागर का। फिर देखो पारिस्थितिकी तंत्र। अब ये जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसके कितने घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं। अब आपसे मैं कहूँ कि बताओ, देखिए 2 घटक कौन कौन से होते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक अपन लोग यहाँ पे लिखें। जैसे एक तो होता है जैविक घटक, जैविक घटक, और दूसरा क्या हो जाएगा, अजैविक घटक। जैविक घटक और अजैविक घटक। अब देखो यहाँ पे आप लोग कि सर जो जैविक घटक होते हैं वो क्या होते हैं, तो जैविक घटक के अंतर्गत जो भी आते हैं वो सभी क्या होते हैं, सजीव जगत। सजीव। और अजैविक घटक में जो आएंगे वो क्या है, निर्जीव। अब जैसे मैं आपको कहूँ कि सर पर्वत और पठार, महासागर ये किस में आ जाएंगे, तो ये सभी क्या है, निर्जीव है, तो ये अजैविक घटक में आ जाएंगे। पर्वत, पठार, मैदान,
ये सब किस में आ जाएंगे, अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। जैविक घटक जो है वो कैसे होते हैं, सजीव होते हैं। और जैविक घटक है ये 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो चलिए देखिए। पहला तो है उत्पादक, फिर है उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, और एक क्या है, अपघटक है। सही दिख रहा है या स्लाइड चेंज करूं, देखना एक बार, इसमें लिखा हुआ तो सही दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, नहीं ये दिख नहीं रहा होगा, मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूँ। अब देखना है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसके कितने घटक होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक होते हैं, 2 घटक। अब ये सर 2 घटक कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अजैविक घटक, जिसका मैंने अभी एग्जाम्पल भी बता दिया आपको कि महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, ये किस में आ जाएंगे, अजैविक घटक में, निर्जीव है। फिर जो इसमें आएगा एक हो जाएगा जैविक घटक। इस जैविक घटक को अच्छे से समझना, आरएएस मेंस के अंदर, आरएएस मेंस 2016 में ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको अच्छे से समझना। और ये पारिस्थितिकी का आधार है कि जैविक घटक के बारे में अपन जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर लेंगे या पढ़ लेंगे तो फिर आगे अपने को दिक्कत नहीं आनी। देखिए जैविक घटक जो है ये कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होंगे, अपन कैसे होते हैं, जैविक घटक सजीव होते हैं। कैसे होंगे, सजीव। अब देखो, जैसे मैं आपको कहूँ कि जो जैविक घटक है ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, जिसमें एक तो हो गया उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, और इसके साथ साथ में एक क्या होता है, अपघटक होता है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अगर है ना जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है तो लाइक चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कोई पॉइंट अगर आपका रह रहा हो या जो आपके पास में क्वेश्चन बैंक है उसमें क्वेश्चन वगैरह नहीं मिल रहा हो तो बताना ज़रूर। देखो उत्पादक जो है वो कैसे होते हैं, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे कि उत्पादक कैसे होते हैं, उत्पादक होते हैं स्वयंपोषी। अब आप कहोगे कि स्वयंपोषी का मतलब क्या है, स्वयंपोषी का मतलब होता है कि उत्पादक जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब आप कहोगे कि जैसे उत्पादक में कौन आएगा, फिर क्या हम मनुष्य है वो उत्पादक में आएगा, क्या नहीं आएगा मनुष्य उत्पादक में। देखो उपभोक्ता कैसे होते हैं, विषमपोषी, या अपन बोल सकते हैं कि कैसे होंगे, परपोषी होते हैं। अब देखना इधर कि स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पे निर्भर रहते हैं वो कैसे होंगे, विषमपोषी। अब देखना कि जो उत्पादक है ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। अब मैंने एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पे हरे पादप, क्या एग्जाम्पल लिखा, हरे पादप। अब मैं कहूँ आपको कि जो हरे पादप होते हैं उनके अंदर एक ऐसा विशिष्ट गुण पाया जाता है जिसकी वजह से वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब आप कहोगे कि ये क्या आ गया, ये क्या है कि हरे पादप जो भी होते हैं इनकी पत्तियों के अंदर एक वर्णक पाया जाता है और वो है क्लोरोफिल वर्णक। क्लोरोफिल वर्णक क्या करता है, प्रकाश की किरणों का अवशोषण करता है और भोजन निर्माण करता है। तो देखो कि हरे पादप उत्पादक क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ऊर्जा मिलेगी इनको सूर्य से। कहाँ से मिलेगी, सूर्य से। अब देखो मैंने कहा कि उपभोक्ता भोजन के लिए उत्पादक पे निर्भर रहते हैं। अब उत्पादक निर्भर है किसके ऊपर, सूर्य पे। अब जैसे अपन पहले बात कर रहे थे कि पारिस्थितिकी का आधार जीव है, उसी प्रकार एक पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसका आधार क्या हो जाएगा, सूर्य। क्योंकि सूर्य के बिना उत्पादक को ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो अपना भोजन बना पाएगा क्या, नहीं बना पाएगा, फिर आगे वाले को भी ऊर्जा नहीं मिलेगी। इससे क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाएगा या असंतुलित हो जाएगा। हरे पादप जो है कैसे होते हैं, स्वपोषी, क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सूर्य से। अब इनको सूर्य से कौन सी ऊर्जा मिलती है, सूर्य से मिलने वाली इनको ऊर्जा कौन सी है, सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा। और ये इसको चेंज करते हैं किस में, रासायनिक ऊर्जा में।
उत्पादक जो होते हैं वो सूर्य से मिलने वाली सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हरे पादप। और अगर अपन और बात करें तो जैसे नील हरित शैवाल, ये सभी कैसे होते हैं, उत्पादक होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब आपसे सीधा पूछ ले कि उत्पादक की उत्पादकता कितने % होती है, 1% होती है, ध्यान रखना। फिर देखो उपभोक्ता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। अपन जैसे यहाँ पे चर्चा करें कि जो उपभोक्ता होते हैं ये 3 प्रकार के हैं। अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं देखना। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। फिर दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता, और इसके साथ में अगला क्या आ जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ता को अपन और क्या बोल सकते हैं, शीर्षस्थ उपभोक्ता, यानी कि इसके बाद में सबसे ऊपर है ये, फिर इसके बाद में कोई उपभोक्ता का प्रकार नहीं होता है। उपभोक्ता विषमपोषी होते हैं, ये बात मैंने पहले आपको स्पष्ट कर दी। विषमपोषी का मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे पे निर्भर रहते हैं। अब देखो कि मैं कह रहा हूँ कि प्राथमिक उपभोक्ता जो है ये भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं प्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर, प्राथमिक उपभोक्ता भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं, क्योंकि विषमपोषी है, उपभोक्ता है। किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, उत्पादक के ऊपर। प्राथमिक उपभोक्ता भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से, मेरी बातों को अच्छे से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अच्छे से ध्यान रखना। प्राथमिक उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से डिपेंड करते हैं किस पर, उत्पादक पर। उत्पादक कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अब ये हरे पादप जो है कि कोई भी मनुष्य या कोई भी जीव जो है वो हरे पादप का सेवन कर रहा है, तो इसका मतलब वो शाकाहारी हुआ कि मांसाहारी हुआ, शाकाहारी हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी होते हैं। फिर मैंने आपको कहूँ कि चलिए अपन बात करते हैं कि द्वितीयक उपभोक्ता कैसे हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता के एग्जाम्पल की मैं यहाँ पे चर्चा करूँ आपके पास में, तो देखिए इसका एग्जाम्पल मैं मान सकता हूँ क्या, चूहा। फिर अपन चले आगे और अपन बात करें कि सर द्वितीयक उपभोक्ता है, क्या ये भी मांसाहारी होते हैं या शाकाहारी होते हैं। देखिए अब मैं कह रहा हूँ आपको कि द्वितीयक उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, प्राथमिक उपभोक्ता पर। इनको भोजन कहाँ से मिलेगा, प्राथमिक उपभोक्ता से मिलेगा। तो इसके अंदर कैसे हो जाएंगे, ये शाकाहारी का सेवन कर रहे हैं, इसका मतलब ये जीव कैसे होते हैं, मांसाहारी जीव होते हैं, क्योंकि ये मांस का सेवन करते हैं। क्या बोलेंगे इनको, मांसाहारी बोलेंगे। फिर देखिए आगे जैसे चलेंगे, तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता कैसा है, तृतीयक उपभोक्ता जो होता है ये भोजन के लिए किस पे डिपेंड रहेगा, बताओ। देखिए तृतीयक उपभोक्ता जो है ये भोजन के लिए इस पे भी डिपेंड रह सकता है, यानी द्वितीयक उपभोक्ता पर भी, इसके साथ साथ में प्राथमिक उपभोक्ता पर भी, और इसके साथ साथ में किस पर, उत्पादक पर भी निर्भर रह सकता है। यानी कि तृतीयक उपभोक्ता भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने उपभोक्ता के प्रकार के अलावा उत्पादक पे भी निर्भर करता है। इसका मतलब अपन इसको क्या बोल देंगे, सर्वाहारी बोल देंगे। यानी कि ये सभी को आहार के रूप में क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। अगर अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मानव हो जाएगा, मानव के साथ में शेर आ जाएगा। आ गए यहाँ पर। अब जैसे अपन बात करें कि जैसे लोमड़ी है तो ये किस में आ जाएगी, लोमड़ी इसमें आ जाएगी, मांसाहारी में। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन चूहा वाला पूछा गया था और ये एक बार ये शेर वाला भी आया था। इसके साथ में यहाँ पे मोर भी आता है और मोर के साथ में चील जो पक्षी होता है उसको भी शामिल किया जाता है किसमें, तृतीयक उपभोक्ता में। अब आप लोग मेरे क्वेश्चन का यहाँ पे पहले एक बार मैं इसको रिवाइज करता हूँ, अच्छे से सुनना, फिर क्वेश्चन का आंसर बताना। अब इससे पहले अपन जैविक घटक को भी लिख लेते हैं। यहाँ पे जैविक घटक कैसे होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कैसे होंगे, निर्जीव होंगे। तो इसके अंदर कौन आ जाएगा, जैसे पर्वत आ गया, पर्वत के अलावा बात करें पठार आ गया, पर्वत, पठार, और जैसे मैदान आ गया, झील वगैरह, ये सब निर्जीव के अंदर आ जाएंगे। अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। या पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक होते हैं कितने होते हैं, 2 घटक होते हैं। फिर इसके बाद में कौन कौन से होते हैं, जैविक घटक जो सजीव होते हैं, अजैविक घटक जो कैसे होते हैं, निर्जीव होते हैं।
जैविक घटक यानी जो सजीव है ये कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के, उत्पादक, उपभोक्ता और इसके साथ साथ में अपघटक होते हैं। देखो उत्पादक कैसे होते हैं? स्वपोषी यानी कि अपना भोजन क्या करते हैं? ये स्वयं बनाते हैं। कौन सी क्रिया के द्वारा बनाते हैं? देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। उत्पादक जो है वो अपना भोजन कौन सी क्रिया के द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। हरे पादप इसका एग्जाम्पल माने जाते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करके भोजन का निर्माण करता है। कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। फिर इसके बाद में बात करें कि उत्पादक जो है इनकी उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी जो है वो कितने % होती है? 1% होती है। उत्पादक में कैसे आएंगे? स्वपोषी। फिर देखो उपभोक्ता कैसे होते हैं? विषमपोषी यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, किसी और पे डिपेंड रहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं और इसमें कौन आएगा? जैसे चूहा। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी, ये प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए निर्भर रहते हैं किस पर? प्राथमिक उपभोक्ता पर। और तृतीयक उपभोक्ता जो है वो कैसे होते हैं? सर्वाहारी। बात करें तो मानव, शेर, मोर और चील, और मोर का और इधर चूहे का ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ध्यान रखना। फिर अपन जैसे मैं आपको कहूं, क्या उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए, क्वेश्चन सुनना मेरा पहला, क्या क्वेश्चन बन सकता है यहां से? क्या उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पादक पे निर्भर रहते हैं क्या? क्या उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पादक पे निर्भर रहते हैं क्या? तो आपका आंसर रहेगा नहीं रहते। प्रत्यक्ष रूप से मानते हैं कि रहते हैं। कौन सा रहता है? सिर्फ एक रहता है, प्राथमिक उपभोक्ता, जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पे निर्भर रहता है। बाकी जैसे द्वितीयक उपभोक्ता तो रहता नहीं है, तृतीयक उपभोक्ता है ये सर्वाहारी है, ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो अपने पास में यहाँ से जो है इसके जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे बनेंगे? कथन कारण कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ से अपन जैसे चले आगे तो फिर आता है एक शब्द एनर्जी लेवल। देखिए क्या है, ये ओमनिवोरस, इसको हटाता हूँ। देखो अगला टॉपिक है अपना क्या? पोषण स्तर। पोषण स्तर जैसे देखो आपको दिख रहा होगा कि सोयल है, डिकम्पोजर्स है। इसके अलावा देखो यहाँ पे आपको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स दिख रहे होंगे। प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या हुआ? उत्पादक। इनकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्टिविटी कितनी होती है? 1% होती है। इसको तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब जैसे अपन बात करें, ये क्या है? उत्पादक है। ये तो जैसे सोयल वगैरह है, ये तो है ही, ऊपर पेड़ पौधे वगैरह ये आ गए। ये किस में आ गए? उत्पादक में। उत्पादक के बाद में ये किस में आएंगे? उपभोक्ता में। और उपभोक्ता भी कैसे हैं? ये प्राथमिक है। कैसे उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता। ये कैसे हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। और ये कैसा है? तृतीयक उपभोक्ता। अब मैं आपको कहूँ कि जैसे मैंने आपको कहा कि ये क्या है? उत्पादक है, ग्रीन कलर में है बिल्कुल। तो ग्रीन कलर में क्या होता है? ये अपना भोजन कौन सी क्रिया के द्वारा बनाते हैं? लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस। यानी कि पोषण स्तर में जो उत्पादक होते हैं या उत्पादक जो होते हैं वो कौन सी क्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। फिर है हर्बीवोरियस। हर्बीवोरियस का मतलब क्या हो जाएगा? शाकाहारी जीव आएंगे। तो आप लोग मेरे को बताओ कि शाकाहारी अपन किसको माने थे? उपभोक्ता का प्रकार था, कंज्यूमर्स था। और कौन सा था? प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कैसे होंगे? कार्निवोरियस होंगे। अपन बोले तो इसको क्या बोल सकते हैं? मांसाहारी। और फिर उसके बाद में क्या है? जैसे टर्सरी जो कंज्यूमर्स है वो क्या हो जाएंगे? टॉप केमिवोरियस हो जाएंगे। यानी कि ये कैसे होते हैं? सर्वाहारी। यानी कि ये क्या कर सकते हैं? भोजन के रूप में सभी प्रकार के जीवों को क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। अब देखो, अब अपने पास में यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैविक घटक होते हैं वो 3 प्रकार के, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक होते हैं। यहाँ पे आपके पास में क्या आया? देखो, टर्सरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो ये क्या है? सभी कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स का मतलब क्या हुआ? उपभोक्ता।
उपभोक्ता के तीनों प्रकार आ गए। अब मैंने कहा था कि प्राथमिक उपभोक्ता भोजन के लिए डिपेंड रहेगा किस पर, प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी ये क्या है, प्रोड्यूसर्स, उत्पादक के ऊपर निर्भर रहेगा। फिर सेकेंडरी वाला किस पे रहेगा, इसके ऊपर, ये किसी पर भी निर्भर रह सकता है, या तो इस पर रहेगा या इस पर रहेगा या इस पर रहेगा। अब देखो अपनी जो मेन बात है कि वो पोषण स्तर अपन किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी, तृतीयक उपभोक्ता सर्वाहारी। अब देखो उत्पादक जो होते हैं इनका अपन जो पोषण स्तर लिखते हैं वो क्या होता है, T1, फिर उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता T2, फिर उसके बाद में द्वितीयक उपभोक्ता T3, और जो चतुर्थ या तृतीय उपभोक्ता होता है उसको अपन क्या लिखते हैं, T4 लिखते हैं। अब देखो मेरी बात को अच्छे से सुनना है आप लोग, गलती कहाँ पे होगी अपने से, जैसे एग्जामिनर यहाँ पे T1 पोषण स्तर लिख देगा तो अपने को 1 देखते ही क्या लगेगा कि ये बात कर रहा है प्राथमिक की, प्राथमिक उपभोक्ता की बात कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना T1 जो होता है पोषण स्तर या जो फूड लेवल होता है वो किसके लिए काम में लिया जाता है, उत्पादक के लिए काम में लिया जाता है, ना कि प्राथमिक उपभोक्ता के लिए। अब मैं कहूँ आपको कि प्राथमिक उपभोक्ता के लिए क्या काम में आएगा फिर, तो प्राथमिक उपभोक्ता के लिए काम में आता है T2 एनर्जी लेवल पोषण स्तर। ठीक है, आई भी समझ में यहाँ तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना साथ साथ में, और कमेंट बॉक्स में इसके जैसे टॉपिक फिनिश हो जाएगा उसके बाद में MCQ के द्वारा अपन टॉपिक को रिवाइज करेंगे और एक क्लास लास्ट के अंदर फास्टली रिवीजन की भी रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे अपन लोग बात करें यहाँ पे कुछ अपने पास में महत्वपूर्ण जैसे शब्दावलियाँ आती हैं, इन शब्दावलियों को पढ़ने से पहले अपन देखेंगे कि जो एल्बिडो प्रभाव होता है वो क्या होता है। देखो एल्बिडो प्रभाव, जैसे अपन लाइट वाला जब टॉपिक पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन ये पढ़ते हैं तो उसमें अब एक चीज़ पढ़ते हैं परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है, प्रकाश का सतह से टकरा करके वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। उसी प्रकार से एल्बिडो प्रभाव क्या है कि प्रकाश जितना परावर्तित होकर वापस लौटता है वो मात्रा क्या कहलाता है, एल्बिडो मान, तथा यह प्रभाव क्या कहलाएगा, एल्बिडो प्रभाव कहलाता है। तो देखो जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे कि जैसे प्रकाश आएगा सतह से टकराएगा, सतह से टकरा करके जितनी मात्रा वापस लौटेगी इसे ही क्या बोलते हैं अपन, एल्बिडो प्रभाव बोलते हैं। तो जैसे अपन बात करें कि ताज़ा बर्फ़ का जो है सर्वाधिक एल्बिडो किसका होता है, ताज़ा बर्फ़ का, और कितना परसेंट होता है, 90 से 95%। यानी कि जो ताज़ा बर्फ़ होती है वो 90 से 95 प्रकाश को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। फिर अपन बर्फ़ की बात करें जो मान लो कुछ समय के लिए पुरानी हो गई हो तो उसका कितना होगा, एल्बिडो प्रभाव 85 से 90% हो जाएगा। फिर जैसे अपन लोग बात करें कि सर रेत का कितना होता है, तो रेत का आपको कितना है 25 से 30%, और फिर वन की बात करें तो 5 से 10%। ये एल्बिडो मान है, इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। मैक्सिमम एल्बिडो मान जो होता है वो किसका होता है, ताज़ा बर्फ़ का कितना होता है 90 से 95%, और मिनिमम किसका होता है, वन का जो कितना होता है 5 से 10%। यही कारण है कि यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, जहाँ पे वन अधिक वर्षा अधिक। जैसे भूमध्य रेखा की अपन बात करें, भूमध्य रेखा के पास में क्या होता है, वर्षा की मात्रा अधिक होती है, जिससे वन वनस्पति का विकास अधिक होता है। जैसे जैसे वन और वनस्पति का विकास होगा तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जीवों की संख्या में वृद्धि होगी और एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। फिर इसके बाद में जैसे अपन बात करें कि सर जैसे 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 अपन आगे चलेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, कैसे होता है, महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ क्या हैं, इन सब के लिए अपन चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो आप लोग जैसे इकोटोन क्या है, भोर प्रभाव क्या है, कोर प्रभाव क्या है, इन सबको जानने के लिए देखना ना भूलें अगला महा एपिसोड। थैंक यू।